हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आइडियल जी के रिवीजन सेशन में। इस रिवीजन सेशन में जीएस के सभी विषय का रिवीजन किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन संविधान से। आज पढ़ेंगे संविधान में संघ राज क्षेत्र यानी भाग 1 को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं संघ राज क्षेत्र यानी भाग 1 और आर्टिकल 1 से 4 तक पढ़ने का प्रयास किया जाएगा। आज़ादी के बाद सबसे महत्वपूर्ण समस्या राज्य के गठन के लिए थी। याद रखिएगा, जब आज़ादी मिल गया था तो उसके बाद सबसे बड़ी समस्या क्या था? राज्य की गठन करना। और इस कड़ी में 2 समिति बनकर सामने आई। याद रखिएगा, दोनों समिति कौन कौन सी है? तो जेबीपी समिति और धर समिति। याद रखिएगा, जेबीपी समिति और धर समिति का संबंध किससे है? राज्य पुनर्गठन आयोग से है। याद रखिएगा, लेकिन दोनों समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण के जो है मांग को ठुकरा दिया। याद रखिएगा, दोनों समिति ने जो है राज्य के आधार पर जो भाषा का निर्माण का मांग कर रहा था, इसने जो दोनों समिति ने ठुकरा दिया। आगे इसके विरोध में आंध्र प्रदेश के रामालू, याद रखिएगा बहुत हिट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के रामालू ने आमरण अनशन किया और इस कड़ी में इसकी मृत्यु हो गई। इसी अनशन के पृष्ठभूमि में भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया 1953 में। याद रखिएगा, कौन आमरण अनशन पर गया था? रामालू ने। इसी के आलोक में जो है 1953 में पहला जो है भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। आगे इसी कड़ी में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग इसी कड़ी में बनाया गया 1953 में। याद रखिएगा, और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में पेश की। याद रखिएगा, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन तो 1953 में हो गया, लेकिन इस आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट कब पेश की? 1956 में पेश की। आगे इस आयोग के अध्यक्ष जो है फजा ललित थे। याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजा ललित थे। इस आयोग के अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। याद रखिएगा, इस आयोग के राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार जो है कितना राज्य और कितना केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। आगे संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख आर्टिकल 1 से 4 में है। याद रखिएगा, संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किसमें कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 1 से 4 तक। आर्टिकल 1 में भारत या इंडिया, याद रखिएगा, आर्टिकल 1 में भारत या इंडिया का जिक्र है और राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 में क्या क्या है? तो भारत का नाम है, यानी भारत और इंडिया। याद रखिएगा, दो ही शब्द जो है भारत के बारे में लिखा हुआ है संविधान में, और आर्टिकल 1 ही में लिखा हुआ है राज्यों का संघ है भारत। आगे आर्टिकल 2 में है नए राज्यों की स्थापना। आर्टिकल 2 में क्या है? नए राज्यों की स्थापना। नोट, नए राज्य की स्थापना साधारण बहुमत से होती है। याद रखिएगा, पीछे ही क्लास में पढ़े थे, नए राज्यों का स्थापना किससे होता है? साधारण बहुमत से होता है। आगे राज्य पुनर्गठन के बाद जो है 15वां राज्य, याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद 15वां राज्य जो है गुजरात को बनाया गया। आगे और फिर इस कड़ी में 1963 में नागालैंड को बनाया गया, और इस कड़ी में 1963 में नागालैंड को बनाया गया। आगे सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य था जिसे 35वां संविधान संशोधन द्वारा सह राज्य का दर्जा दिया गया, और 36वां संविधान संशोधन के द्वारा उसे जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछता है। 35वां द्वारा उसे सह राज्य का दर्जा दिया गया और 36वां द्वारा जो है उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जो 22वां राज्य बना। सिक्किम कितना राज्य बना था? 22वां राज्य बना था। आगे सिक्किम में पूर्व में नामग्याल वंश का शासन था। याद रखिए, सिक्किम में जो है पूर्व में किस वंश का शासन था? नामग्याल वंश का शासन था। याद रखिएगा। आगे आर्टिकल 3 में नए राज्य का नाम, सीमा और राज्य के समस्त क्षेत्र में परिवर्तन का जिक्र है। याद रखिएगा, आर्टिकल 3 में क्या जिक्र है? तो नए राज्य का नाम, सीमा और राज्य के समस्त क्षेत्र का परिवर्तन। आगे 28वां राज्य के रूप में झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को स्थापित किया गया। याद रखिएगा, 28वां राज्य के रूप में झारखंड को जो है 15 नवंबर 2000 को स्थापित किया गया। आगे
15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। याद रखिएगा 15 नवंबर को जो है बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, जिसने जो है मुंडा विद्रोह किया था, और इस विद्रोह को जो है उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म कब किया गया, जन्म कब हुआ, तो 15 नवंबर को हुआ, और इसने जो है एक आंदोलन चलाया था जिसे क्या कहा जाता था, मुंडा विद्रोह, और इसे जो है उल गुलान विद्रोह भी कहा गया। आगे 2014 में कृष्ण समिति, याद रखिएगा 2014 में कृष्ण समिति की अनुशंसा के आलोक में तेलंगाना का गठन किया गया, जो भारत का 29वां राज्य बना। याद रखिए कौन सी समिति, कृष्ण समिति। कैमा राज्य बना था, 29वां राज्य बना था, कौन सा, तेलंगाना। आगे 2 जून 2014 को, डेट याद रखना चाहते हैं तो याद रख लीजिए 2 जून 2014 को। आगे 2019 में जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया। याद रखिएगा 2019 में जो है जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया, और उसे 2 भागों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। आगे वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 यूटी है, 28 राज्य और 8 यूटी है। उल्लेखनीय है कि केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से उपराज्यपाल या प्रशासन करते हैं, उपराज्यपाल या प्रशासन करते हैं। आगे 3 केंद्र शासित प्रदेश जो है विधानसभा में। याद रखिए 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी। याद रखिएगा दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी में क्या है, विधानसभा है। आगे अब ये राष्ट्रमंडल देश किसको कहते हैं, जो ब्रिटेन के अधीन थे। याद रखिएगा ऐसा देश जो ब्रिटेन का उपनिवेश था, याद रखिएगा उसे राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। अब आइए अगला टॉपिक है अनुसूची। याद रखिएगा अगला टॉपिक क्या है, अनुसूची। अनुसूची संविधान का हाथ है। याद रखिएगा जिस तरह प्रस्तावना संविधान का क्या है, आत्मा है, उस तरह अनुसूची संविधान का क्या है, हाथ है। जो मूलतः 8 थे, वर्तमान में कितना है, 12 है। याद रखिएगा जो मूलतः कितना था, 8 था, वर्तमान में कितना हो गया, 12। तो पहली अनुसूची में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। पहली अनुसूची में किसका जिक्र है, संघ राज्य क्षेत्र का जिक्र है। दूसरा में क्या है, वेतन दो। याद रखिए संवैधानिक पदों का है, वेतन 2 का जिक्र किस में है, अनुसूची 2 में, जो संवैधानिक पदों का। आगे तीसरा में क्या है, तो शपथ। तीसरा में क्या है, शपथ, जो संवैधानिक पदों का। याद रखिएगा। आगे चौथा में है राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। आगे आइए 5वां में क्या है, तो अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन। 5वां में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। छठा आइए, छठा में क्या है, चार राज्यों का जो है प्रशासन है। तो 4 राज्य कौन कौन सा है, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। याद रखिएगा 4 राज्यों का प्रशासन किस में है, अनुसूची 6 में। आगे 7वां है, ये 7वां में क्या है, शक्तियों का विभाजन। 7वां में क्या है, शक्तियों का विभाजन। अब ये 8वां में क्या है, भाषा, जो मूल संविधान में अंतिम अनुसूची था। मूल संविधान में क्या 8 ही अनुसूची था, तो ये अंतिम अनुसूची था। तो मूल संविधान में कितना भाषा था, 14 भाषा था, लेकिन वर्तमान में कितना हो गया, 22। सबसे पहले जो 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, और दूसरा जो है 71वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 3 भाषा को जोड़ा गया था, नमक यानी नेपाली, मणिपुर और कोंकणी को। और अगला जो संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 4 भाषा को जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली को। अब ये 9वां क्या है, भूमि सुधार है। याद रखिए यह पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। याद रखिएगा यह पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, और भूमि सुधार को न्यायिक क्षेत्र से बाहर किया गया। याद रखिएगा। अब 10वां क्या है, तो दल बदल से संबंधित है। जो 52वां संविधान संशोधन 1985 का संबंध जो है दल बदल से है, यह राजीव गांधी के समय में आया। 10वां दल बदल से संबंधित है, जो राजीव गांधी के समय में 1985 में आया था, 52वां संविधान संशोधन। आगे अब 11वां अनुसूची में क्या है, तो पंचायती राज। 11वां में क्या है, पंचायती राज, जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है लाया गया, संवैधानिकता का दर्जा दिया गया। आगे अब ये 12वां जो है नगर पालिका। 12वां में क्या, 12वां अनुसूची में क्या है, नगर पालिका। तो ये जो है 74वां संविधान संशोधन द्वारा जो है संवैधानिकता का इसे दर्जा दिया गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 11वां अनुसूची में जो पंचायत है उसमें कितना विषय रखा गया था, 29 विषय रखा गया था। और 12वां अनुसूची में कितना विषय रखा गया था, 18 विषय रखा गया था। आगे अगला टॉपिक तो नहीं, इस तरह जो है संविधान का सेशन यही समाप्त करते हैं। अगला सेशन ज्योग्राफी का स्टार्ट करते हैं।
चलिए शुरू करते हैं ज्योग्राफी का सेशन। आज ज्योग्राफी के सेशन में भारत की सिंचाई तंत्र और जल संसाधन को देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। जल सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जल क्या है? सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। योजना आयोग के अनुसार जल का कृत्रिम प्रबंधन को 3 भागों में सिंचाई परियोजना में किया गया। याद रखिएगा, योजना आयोग के द्वारा जो है जल को कृत्रिम प्रबंधन के लिए 3 सिंचाई परियोजना का गठन किया गया। जैसे पहला है वृहद सिंचाई परियोजना, दूसरा मध्य सिंचाई परियोजना और तीसरा क्या है? लघु सिंचाई परियोजना। याद रखिए, तो वृहद सिंचाई परियोजना में क्या होता है? तो वृहद सिंचाई परियोजना में 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई होती है। याद रखिएगा, वृहद सिंचाई परियोजना में क्या होता है? 10,000 हेक्टेयर से अधिक जो है सिंचाई की जाती है। इसमें जो है नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। याद रखिएगा, वृहद सिंचाई परियोजना में किसके द्वारा सिंचाई की जाती है? नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। नोट, विश्व का सबसे बड़ा नहर तंत्र भारत का है। याद रखिएगा, विश्व में सबसे बड़ा नहर तंत्र किसका है? भारत का ही है। आगे, नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं। याद रखिएगा, नहरों का देश किसको कहते हैं? पाकिस्तान को कहते हैं। झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। भारत का झीलों का शहर किसको कहा जाता है? उदयपुर को। याद रखिएगा, भारत का झीलों का शहर किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। आगे, दूसरा है मध्य सिंचाई परियोजना। मध्य सिंचाई परियोजना में क्या होता है? तो 2000 से 10,000 हेक्टेयर सिंचाई होती है। याद रखिएगा, 2000 से 10,000 हेक्टेयर जो है सिंचाई जो है मध्य सिंचाई परियोजना में किया जाता है। इसमें जो है नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाता है। याद रखिएगा, मध्य सिंचाई परियोजना में किसके द्वारा सिंचाई की जाती है? तो नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है। आगे, अब ये लघु सिंचाई परियोजना। तीसरा है लघु सिंचाई परियोजना। इसमें जो है 2000 से कम सिंचाई की जाती है। याद रखिएगा, लघु सिंचाई परियोजना में क्या किया जाता है? 2000 से कम सिंचाई की जाती है। इसमें जो है कुआं तालाब से सिंचाई की जाती है। याद रखिएगा, लघु सिंचाई परियोजना में किसी से सिंचाई की जाती है? कुआं तालाब से सिंचाई की जाती है। नोट, सर्वाधिक सिंचित राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से, याद रखिएगा, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। याद रखिएगा, सर्वाधिक सिंचित राज्य जो क्षेत्रफल के अनुसार है, पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब। याद रखिएगा तीनों को। अगला आइए, प्रतिशत के दृष्टि से संचित राज्य। तो प्रतिशत के दृष्टि से सबसे पहला स्थान जो है पंजाब, फिर हरियाणा, उसके बाद उत्तर प्रदेश। प्रतिशत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब है। आगे, सिंचाई के साधन के दृष्टि से नलकूप या कुआं के द्वारा जो है सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, 56%। याद रखिएगा, भारत में नलकूप या कुआं के द्वारा जो भारत में 56% जो सिंचाई की जाती है, जो पहला स्थान रखता है। और दूसरा स्थान है केनाल या नहर के द्वारा जो है 32% जो है सिंचाई की जाती है। केनाल या नहर के द्वारा कितना प्रतिशत संचित की जाता है? तो 32% जो है संचित किया जाता है। और तीसरा स्थान पाउंड या तालाब के द्वारा जो है 6% जो है संचित किया जाता है। याद रखिएगा, सिंचित किया जाता है। तो यानी तालाब के द्वारा कितना प्रतिशत सिंचित की जाती है? तो 6%। याद रखिएगा, और कुआं के द्वारा 56% सबसे अधिक। नहर या नलकूप के द्वारा दूसरे स्थान पे 32%। याद रखिएगा। आगे, सिंचाई जो है, आगे सिंचाई के अन्य साधन है। सिंचाई के अन्य कौन कौन से साधन हैं? तो आहार है, पैन है और नहर है। याद रखिएगा, सिंचाई का जो है अन्य साधन कौन कौन सा है? आहार, पैन और नहर। आगे, नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई जो है उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में और राजस्थान में। याद रखिएगा, नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई जो है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में किया जाता है। याद रखिएगा। आगे, नहर से सबसे अधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे अधिक जो है नहर से सिंचाई कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। आगे, कुआं से सबसे अधिक सिंचाई गोवा में होता है। कुआं से सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होता है? गोवा में, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र में और तीसरे स्थान राजस्थान में। याद रखिए, सबसे अधिक कुआं से सिंचाई गोवा में, फिर महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान में। आगे, तालाब से सबसे अधिक सिंचाई जो है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में होता है। तालाब से सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में होता है। आगे, सबसे कम सिंचित क्षेत्र जो है मिजोरम में। याद रखिएगा, सबसे कम सिंचित क्षेत्र कहाँ है? मिजोरम में है। सबसे अधिक सिंचित फल, याद रखिएगा, सबसे अधिक सिंचित क्रॉप यानी फसल जो कौन सा है? गन्ना है। याद रखिएगा,
सबसे अधिक सिंचित क्रॉप या फसल कौन सा है? गन्ना है। दूसरे स्थान पे गेहूं है, तीसरे स्थान पे धान है। याद रखिएगा, सबसे अधिक सिंचित फसल कौन सा है? गन्ना, उसके बाद गेहूं, उसके बाद धान। आगे, मेघालय देश का पहला राज्य है जिसने जो है जल नीति लागू किया था। याद रखिएगा, मेघालय जो है मेघालय जो है भारत का पहला राज्य है जिसने जल नीति लागू किया था। और केरल पहला ऐसा राज्य है जिसने जल बजट को पेश किया था। आगे, भारत निर्माण योजना 2005 में सिंचाई प्रमुख अवयव था। याद रखिएगा, भारत निर्माण योजना 2005 में सिंचाई जो है प्रमुख अवयव था, जिसमें 6 अवयव था। याद रखिएगा। आगे, भारत में वर्तमान में 68.4 मिलियन हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है। वर्तमान में कितना है? 68.4 मिलियन हेक्टेयर जो सिंचित क्षेत्र है। जबकि आज़ादी मिली तो आज़ादी जिस टाइम मिली थी तो 22 मिलियन हेक्टेयर ही सिंचित क्षेत्र था। जिस टाइम आज़ादी मिला था उस टाइम 22 मिलियन हेक्टेयर ही सिंचित क्षेत्र है, लेकिन वर्तमान में कितना है? 68.4 मिलियन हेक्टेयर जो है सिंचित क्षेत्र है। आगे, पीएम कृषि सिंचाई योजना जो है 2 जुलाई 2015 से शुरू हुआ था। याद रखिएगा, पीएम कृषि सिंचाई योजना कब प्रारंभ हुआ? 2 जुलाई 2015 को। आगे, नोट, बिहार रोड अनुसंधान संस्था मोकामा पटना में है। याद रखिएगा, बिहार रोड अनुसंधान संस्था कहाँ है? मोकामा पटना में है। केंद्रीय रोड अनुसंधान संस्था कहाँ है? रुड़की उत्तराखंड में। याद रखिएगा, केंद्रीय रोड अनुसंधान संस्था कहाँ है? रुड़की उत्तराखंड में है। आगे, बाजरा अनुसंधान संस्था कहाँ है? हैदराबाद में है। इस तरह ज्योग्राफी का सेशन यही समाप्त करते हैं और अगला सेशन बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं बायोलॉजी का सेशन। हम लोग बायोलॉजी में संयोजी उत्तक पढ़ रहे थे, तो संयोजी उत्तक में ब्लड को पढ़ चुके थे। आज जो है इसको ख़त्म करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं ब्लड तो पढ़ लिए थे। बोन मतलब हड्डी। इसके अध्ययन को जो है ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। याद रखिए, हड्डी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। आगे, बच्चों में 300 से अधिक हड्डी पाया जाता है। बच्चों में कितना हड्डी पाया जाता है? 300 से अधिक हड्डी पाया जाता है। पुरुष में 206 हड्डी पाया जाता है और महिला में 208 हड्डी पाया जाता है। याद रखिएगा। आगे, हड्डी के बनने में निम्नलिखित कंपोनेंट का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, जैसे कैल्शियम फास्फेट का और कैल्शियम कार्बोनेट का और ओसिन प्रोटीन का जो है हड्डी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। याद रखिएगा तीनों को, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और ओसिन प्रोटीन। आगे, अब ये टेंडोन क्या है? तो टेंडोन जो है हड्डी को मांस से जोड़ता है। याद रखिएगा, टेंडोन क्या करता है? हड्डी को मांस से जोड़ता है। और लिगामेंट क्या करता है? तो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। याद रखिएगा, लिगामेंट क्या करता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। आगे, शरीर का सबसे बड़ा हड्डी फीमर यानी जांघ की हड्डी है। याद रखिएगा। आगे, शरीर का सबसे छोटा हड्डी स्टेपिज यानी कान की हड्डी होती है। आगे, आंतरिक कान में 3 हड्डी होती है। आंतरिक कान में कितनी हड्डी होती है? 3 कान होती है। कौन कौन होती है? तो मेलस, इनकस, स्टेप्स। याद रखिए, मेलस, इनकस, स्टेप्स। दोनों कान मिला के हड्डियों की संख्या 6 हो जाती है। याद रखिए, दोनों कान मिला के हड्डियों की संख्या कितनी? 6। एक कान में 3। आगे, अब ये खोपड़ी में 29 हड्डी होता है। याद रखिए, खोपड़ी में कितना हड्डी? 29 हड्डी। चेहरे में 14 हड्डी यानी 14 के चांद यानी 14 को किस में होता है? चेहरा में। क्रेनियम में कितना हड्डी? 8। याद रखिए, क्रेनियम में कितना हड्डी? 8। अब आइए, गर्दन में कितना हड्डी? 7। गर्दन में 7 हड्डी। याद रखिए, गर्दन में कितना हड्डी? 7 हड्डी। आगे, रिब्स में कितना हड्डी? छाती में कितना हड्डी? 24 को यानी 12 दोनों बगल। आगे, अब ये बैकबोन में कितना हड्डी? 33 हड्डी। याद रखिएगा, यानी रीढ़ की हड्डी में कितना हड्डी? 33 हड्डी। अब ये अन्य बातें, लिम्स क्या है? तो लिम्स जो है प्लाज्मा और WBC को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? लिम्स बन जाएगा। याद रखिएगा, प्लाज्मा और WBC को मिलाने से क्या बनता है? लिम्स बनता है। यह जो है प्रतिरक्षा प्रणाली या रोग से रक्षा प्रदान करता है। लिम्स क्या करता है? प्रतिरक्षा प्रणाली या रोग से रक्षा करता है। यह जो है फैट के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद रखिएगा, लिम्स का क्या काम है? फैट के पाचन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका लिम्स निभाता है। आगे, विभिन्न लसिका के अंग निम्नलिखित है। याद रखिएगा, कौन कौन है लसिका के अंग? तो पहला टॉसिल। याद रखिएगा, टॉसिल, स्प्लीन और अपेंडिक्स। ये किसका अंग है? लसिका का अंग है। याद रखिएगा तीनों को।
टॉसिल, एस्प्लीन और अपेंडिक्स किसका अंग है? लसिका का अंग है। आगे, मानव रक्त में, याद रखिएगा, मानव रक्त में श्यानता यानी गाढ़ा, मानव रक्त जो है गाढ़ा किसके कारण होता है? तो एल्बुमिन के कारण जो है गाढ़ा होता है। किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण पतला होता है? हिपेरिन के कारण, याद रखिएगा। आगे, अब आइए अगला टिश्यू है एडिपोज टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में ही अगला टिश्यू क्या है? एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू का मुख्य काम वसा के संग्रहण करना, याद रखिएगा। वसा का संग्रहण कौन सा टिश्यू करता है? एडिपोज टिश्यू करता है। आगे, अब अगला टिश्यू है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू का क्या काम है? तो एरियोलर टिश्यू का काम है स्किन के सतह को कमज़ोर करना। एरियोलर टिश्यू क्या करता है? स्किन की सतह को जो है कमज़ोर करता है और स्किन को मांसपेशी से जोड़ता है। एरियोलर टिश्यू का क्या काम है? तो सबसे पहले तो स्किन को कमज़ोर करता है और स्किन को जो है मांसपेशी से जोड़ता है। अगला टिश्यू है नर्वस टिश्यू, याद रखिएगा, अभी भी आया। इसकी इकाई को जो है न्यूरॉन कहते हैं, याद रखिएगा। नर्वस टिश्यू की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। यह शरीर का सबसे लंबी कोशिका है, याद रखिएगा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। आगे, सबसे कम रिजुमिनेशन पावर या पूर्ण निर्माण जो है न्यूरॉन में ही होता है। सबसे कम रिजुमिनेशन पावर किस में होता है? न्यूरॉन में ही पाया जाता है। और सबसे अधिक लीवर में, याद रखिएगा। सबसे अधिक जो रिजुमिनेशन पावर जो है लीवर में पाया जाता है। आगे, नर्वस सिस्टम में मूलभूत सबसे महत्वपूर्ण अंग जो क्या है? ब्रेन है, याद रखिए। नर्वस सिस्टम में सबसे मूलभूत अंग कौन सा है? ब्रेन है। आगे, जिसका वजन 1400 ग्राम होता है, याद रखिएगा। ब्रेन का वजन कितना होता है औसतन? 1400 ग्राम। महिला की ब्रेन का वजन जो है 1300 ग्राम या 1350 ग्राम होता है औसतन। आगे, मस्तिष्क के सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और इसी में सेरेब्रम जो है हेमिस्फीयर पाया जाता है, जो मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, याद रखिएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम। आगे, सेरेब्रम का मुख्य काम क्या है? तो स्मृति, बुद्धि, वाणी, चिंता, ये सभी काम ये काम कौन करता है? सेरेब्रम का काम है, याद रखिए। सेरेब्रम का क्या काम है? तो चिंतन करना, स्मृति करना, बुद्धि और वाणी, ये सब किसका काम है? सेरेब्रम का काम है। आगे, अगला है हाइपोथैलेमस, यानी मस्तिष्क में अगला भाग कौन सा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या है? तो भूख, प्यास, तापमान, निद्रा का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। आगे, अब आइए अगला भाग है ब्रेन का थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? तो यह जो है मस्तिष्क का डायनसेफेलन का भाग है। डायसेफेलन का भाग कौन सा है? थैलेमस है। यह जो है ठंडा, गर्म, दर्द, प्रेम के विषय में जानकारी देता है। थैलेमस का क्या काम है? तो ठंडा, गर्म, दर्द, प्रेम का जानकारी कौन देता है? थैलेमस देता है। आगे, अब ये सेरेबेलम, याद रखिए, VBIM, ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। पहला भाग कौन सा सबसे बड़ा? तो सेरेब्रम, और दूसरा कौन है? सेरेबेलम। यह जो पीछे ब्रेन में पाया जाए, ब्रेन का हिस्सा, यानी ब्रेन का जो पिछला हिस्सा है, यह जो है मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। यह शरीर को जो है संतुलन प्रदान करता है, याद रखिए। सेरेबेलम के द्वारा ही शरीर संतुलन में रहता है। आगे, अगला भाग है मेंडुला ऑब्लंगेटा, याद रखिएगा। मस्तिष्क का अगला भाग कौन सा है? मेंडुला ऑब्लंगेटा। यह जो है हिंड ब्रेन का भाग है, यानी पीछे का ही भाग है। मेंडुला ऑब्लंगेटा का काम है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, याद रखें। मेंडुला ऑब्लंगेटा का क्या काम है? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना, जैसे उल्टी करना, श्वसन करना, ब्लड प्रेशर, हृदय का धड़कन इत्यादि। ये सब नियंत्रण कौन करता है? मेंडुला ऑब्लंगेटा करता है। आगे अगला है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड क्या करता है? यह भी जो है हिंड बोन का भाग है। इसका मुख्य काम जो है प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करना, जैसे किसी सांप को देखना, पीछे हटना, ये सब बाघ को, यानी बाघ नहीं, यानी कोई थप्पड़ मारता है तो मुंह को पीछे छिपना, ये सब कौन सा काम करता है? ये कौन संकेत देता है? तो स्पाइनल कोड जो है ये संकेत देता है। आगे, नोट, मास्टर ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं, जो हाइपोथैलेमस के नीचे पाया जाता है। याद रखिए, मास्टर ग्रंथि को क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। अगला टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू, और लास्ट नहीं, फिर हाँ, यानी एनिमल टिश्यू में जो अंतिम टिश्यू है, नहीं, संयोजी उत्तक में जो है लास्ट है मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू में क्या है? यह जो है, यह टिश्यू मांसपेशी में पाया जाता है। यह टिश्यू कहाँ पाया जाता है? मांसपेशी में पाया जाता है, जिसके अध्ययन को जो है मायोलॉजी या सार्कोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा, मांसपेशी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मायोलॉजी या सार्कोलॉजी कहते हैं। इसके
इसमें जो है 2 प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा। मस्कुलर टिश्यू में कितने प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है? 2 प्रकार के, एक मायोसिन और एक एक्टिन, याद रखिए, मायोसिन और एक एक्टिन। मांसपेशी में थकावट जो है लैक्टिक एसिड के कारण होता है, याद रखिए, मांसपेशी में थकावट किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण होता है। शरीर में कुल 639 मांसपेशी है, याद रखिए, 639 जो है मांसपेशियों की संख्या है। आगे, जिसमें सबसे मजबूत जो है जबड़े की मांसपेशी होता है, याद रखिएगा। आगे, और सबसे बड़ा जो है ग्लूटिमस मैक्सिमस होता है, याद रखिए, सबसे बड़ा मांसपेशी कौन सा है? ग्लूटिमस मैक्सिमस है, ग्लूटिमस मैक्सिमस है। अगला तो इस तरह जो है एनिमल टिश्यू यहीं समाप्त होता है और प्लांट टिश्यू को देखते हैं। अगला है प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू में सबसे महत्वपूर्ण भाग किसका है? जाइलम और फ्लोएम का, याद रखिए। जहाँ जाइलम क्या करता है? जल और खनिज को पहुँचाता है, और फ्लोएम जो है भोजन को पहुँचाता है। आगे, पौधे में 2 प्रकार के जो उत्तक होता है, यानी प्लांट टिश्यू में 2 प्रकार के उत्तक होता है, एक मेरिस्मेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू का क्या काम है? इसमें जो पौधे जो विभाजन करने की क्षमता होती है, यानी मेरिस्मेटिक टिश्यू में क्या होता है? तो पौधे का विभाजन होता है। आगे, परमानेंट टिश्यू में जो है क्या है? तो परमानेंट टिश्यू के 2 भाग है, एक सरल और एक जटिल। तो सरल टिश्यू के 3 भाग हैं। सरल टिश्यू के कितने भाग है? 3 भाग, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एस्क्लेनकाइमा, ये सरल टिश्यू का एक भाग है। और आइए, पैरेनकाइमा का क्या काम है? तो पैरेनकाइमा जो है मृत उत्तक को कहते हैं। पैरेनकाइमा किसको कहते हैं? मृत उत्तक को कहते हैं। नई शाखा के निर्माण में उपयोगी है। पैरेनकाइमा का उपयोग कहाँ है? तो नए शाखा के निर्माण में। आगे, अब आइए कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या है? यह पौधे के यांत्रिक मजबूती देता है। कोलेनकाइमा क्या करता है? पौधे को आंतरिक मजबूती देता है। आगे, एस्क्लेनकाइमा का क्या काम है? इसमें जो है सेल सबसे अधिक मोटा होता है। एस्क्लेनकाइमा में क्या होता है? सेल सबसे अधिक मोटा होता है, जो पौधे में स्थिरता देता है, याद रखिएगा। आगे, अगला है जटिल उत्तक। जटिल उत्तक के 2 भाग है, एक कौन कौन? जाइलम और फ्लोएम, जो पढ़ चुके हैं। जाइलम जल को पहुंचाता है और फ्लोएम जो है खाने को पहुंचाता है। इस तरह बायोलॉजी का सेशन को भी यहीं समाप्त करते हैं। अगला सेशन हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में आज का सेशन है मुस्लिम पुनः जागरण। मुस्लिम पुनः जागरण और फारसी धर्म सुधार और सिख धर्म सुधार को देखेंगे। तो शुरू करते हैं मुस्लिम पुनः जागरण। मुसलमानों के भीतर पुनः जागरण लाने वाला सर सैयद अहमद खान थे, याद रखिएगा। मुसलमानों में पुनः जागरण लाने वाला सर सैयद अहमद खान थे, जिसका केंद्र अलीनगर था, याद रखिएगा। सर सैयद अहमद खान का केंद्र कहाँ था? अलीनगर था। इसी कारण मुस्लिम पुनर्जागरण को जो है अलीनगर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। मुस्लिम पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु कहाँ था? अलीनगर था, जिसके कारण इसे जो है अलीनगर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। आगे, सैयद अहमद खान ने कुरान पर एक टीका लिखा था, याद रखिएगा। कुरान पे एक टीका किसने लिखा था? सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। और तहजीब उल अख्ताल, याद रखिए, तहजील उल अखलात नामक पत्रिका निकाली थी, याद रखिएगा। तहजील उल अखलात नामक पत्रिका किसने निकाली थी? सर सैयद अहमद खान ने निकाली थी। साथ ही 1865 में साइंटिफिक सोसाइटी, याद रखिए, साइंटिफिक सोसाइटी की नींव भी सर सैयद अहमद खान ने रखा था। सर सैयद अहमद खान ने 1865 में साइंटिफिक सोसाइटी की नींव रखा था। आगे, जबकि 1863 में मोहम्मडन, याद रखिएगा, मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना भी कलकत्ता में सर सैयद अहमद खान ने ही किया था, याद रखिएगा। मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था, कलकत्ता में किया था। आगे, 1875 ईस्वी में अलीनगर में, याद रखिए, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। कब किया था? तो 1875 में। 1875 में सर सैयद अहमद खान ने अलीनगर में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटम कॉलेज की स्थापना किया था, याद रखिए। जो कालांतर में 1920 में अलीनगर मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। जो कालांतर में जो है अलीनगर मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। आगे, नोट, मोहम्मडन अलीनगर ओरिएंटेड कॉलेज के प्रथम प्राचार्य जो थीरोड बैक थे, याद रखिएगा। मोहम्मडन अलीनगर ओरिएंटेड कॉलेज का प्रथम प्राचार्य कौन था? थीरोड बैक था। आगे, जिनके प्रभाव में सर सैयद अहमद खान राष्ट्रवादी से सांप्रदायिक हो गया, याद रखा। इसी यानी थीरोड बैक के नेतृत्व में ही जो है सर सैयद अहमद खान
राष्ट्रवादी से क्या बन गया, सांप्रदायिक बन गया। आगे नोट, सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा शिव प्रसाद ने कांग्रेस का विरोध किया था। याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा शिव प्रसाद ने जो है कांग्रेस का विरोध किया था। आगे अलीनगर आंदोलन से निम्नलिखित व्यक्ति का संबंध है, यानी अलीनगर आंदोलन से जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन सा जुड़ा हुआ है, तो चिराग अली, हुसैन अली और सिब्रो नुमानी, हुसैन अली और चिराग अली का संबंध किस आंदोलन से है, तो अलीनगर आंदोलन से है। आगे अगला है देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन में क्या था, तो मोहम्मद कासिम और राशिद अहमद गंगोही, याद रखेगा, मोहम्मद कासिम और राशिद अहमद गंगोही ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। अहमद गंगोही, याद रखेगा, मोहम्मद कासिम और राशिद अहमद गंगोही ने जो है देवबंद आंदोलन की शुरुआत किया था। इसका केंद्र बिंदु कहाँ था, तो उत्तर प्रदेश के देवबंद में। याद रखेगा, देवबंद आंदोलन का केंद्र बिंदु कहाँ था, उत्तर प्रदेश के देवबंद में। यह आंदोलन अलीनगर आंदोलन के विरुद्ध था। यह आंदोलन किसके विरुद्ध था, अलीनगर आंदोलन के विरुद्ध था। आगे अगला आंदोलन है अहमदमी आंदोलन। याद रखें, अहमदी आंदोलन। अहमदी आंदोलन कब हुआ था, 1889 में। याद रखें, अहमदी आंदोलन कब हुआ था, 1889 में। इसके संस्थापक जो है मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे। याद रखेगा, अहमदी आंदोलन के संस्थापक कौन थे, मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे। इन्हें जो है कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। याद रखेगा, मिर्ज़ा गुलाम अहमद को जो है कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। इन्होंने जो है 12 मिहिर, याद रखें, इन्होंने जो है 12 मिहिर ए अहमदिया नामक पुस्तक लिखा था। 12 मिहिर ए अहमदिया नामक पुस्तक किसने लिखा था, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने जो है 12 मिहिर ए अहमदिया नामक पुस्तक लिखा था। आगे अगला आंदोलन है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन के स्थापना जो है शाह आलम अजीज़, याद रखिए, बहावी आंदोलन की स्थापना किसने किया था, शाह अब्दुल अजीज़ और सैयद अहमद बरेलवी, दोनों को याद रखिएगा। बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन है, तो शाह अब्दुल अजीज़ और सैयद अहमद बरेलवी। इसी ने जो है बहावी आंदोलन की स्थापना किया था। इसका केंद्र बिंदु पटना था। याद रखिएगा, बहावी आंदोलन का केंद्र बिंदु कहाँ था, पटना था। अगला है फारसी धर्म आंदोलन। अगला है फारसी धर्म आंदोलन। इसमें जो है रहनुमाई मातदा सभा का गठन किया गया। याद रखें, फारसी धर्म सुधार में जो है रहनुमाई मातदा सभा का स्थापना किया गया। इस संगठन में 1851 में नेहरूजी, फिरदौजी और बालाजी ने जो बम्बई में किया था। याद रखें, इस संगठन की नींव किसने रखा था, 1851 में नेहरूजी, फरदौजी और बंगाली जी ने जो है बम्बई में इसकी नींव रखा था। आगे इसकी पत्रिका का नाम क्या था, रफ्त गफ्तार। याद रखिए, रफ्त गफ्तार का संबंध किससे है, फारसी धर्म से। याद रखिएगा। अगला है सिख धर्म सुधार आंदोलन। अगला क्या है, सिख धर्म सुधार आंदोलन। सिख धर्म की शुरुआत जो है 1920 में अमृतसर के याद रखिएगा, खालसा कॉलेज में हुआ था। सिख धर्म का शुरुआत कहाँ से हुआ, 1920 के खालसा कॉलेज से हुआ। इसी कड़ी में पंजाब में अकाली आंदोलन का जन्म हुआ। याद रखिए, अकाली आंदोलन का संबंध किससे है, सिख धर्म आंदोलन से। याद रखिएगा, अकाली आंदोलन का संबंध किससे है, सिख धर्म आंदोलन से है, जिसका उद्देश्य जो है गुरुद्वारों का शुद्धिकरण था। याद रखिएगा, अकाली आंदोलन का संबंध किससे था, तो गुरुद्वारों में जो था शुद्धिकरण से था। आगे अकाली के नेतृत्व में ही असहयोग आंदोलन के दौरान गुरु के बाग का संघर्ष शुरू हुआ था 1921 में। याद रखिएगा, अकाली के नेतृत्व में ही असहयोग आंदोलन के दौरान गुरु के बाग का संघर्ष हुआ था 1921 में। आगे 1922 में सिख गुरु द्वारा कानून बनाया गया, जिसे 1925 में संशोधन किया गया था। याद रखिएगा, 1922 में जो है सिख गुरु द्वारा जो है कानून बनाया गया, जिसे 1925 में संशोधित किया गया। आगे अब आइए अन्य बातें। ज्योतिबा फुले ने 1873 में, याद रखिएगा, 1873 में सत्यशोधक समाज की नींव रखी और गुलामगिरी पत्रिका का संपादन किया। उनकी पत्नी का नाम, याद रखिएगा, उनके पत्नी का नाम सावित्री फुले था। याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले के पत्नी का नाम क्या था, ज्योतिबा फुले। याद रखिएगा,
ज्योतिबा फुले के पत्नी का नाम क्या था? सावित्री फुले। याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले के पत्नी का क्या नाम था? सावित्री फुले ने पूना में बालिका विद्यालय की नींव रखा। याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले की जो पत्नी थी सावित्री फुले, उन्होंने जो है बालिका विद्यालय की नींव रखा। आगे, भारतीय संविधान के जनक बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिला में हुआ था। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के महू जिला में हुआ था, महारकुल में हुआ था। और कालांतर में मलार सत्याग्रह को जन्म दिया। मलार सत्याग्रह का जो है जन्म दिया और बहिष्कृत भारत का संपादन किया एवं बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना किया 1924 में बम्बई में। याद रखिएगा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने किया था? बाबा साहेब ने 1924 में बम्बई में। आगे, 1942 में बाबा साहेब ने अनुसूचित जाति संघ का नींव रखा। याद रखिएगा, बाबा साहेब ने 1942 में अनुसूचित जाति संघ का नींव रखा। आगे, नारायण गुरु ने इजवा आंदोलन को जन्म दिया। याद रखिएगा, नारायण गुरु ने जो है इजवा आंदोलन को जन्म दिया और एक जो है एक जात, एक धर्म और एक संप्रदाय की स्थापना पे बल दिया। याद रखिएगा, नारायण गुरु ने जो है एक जात, एक धर्म और एक संप्रदाय के स्थापना पे बल दिया। आगे, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की नींव रखी। याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन ने किसकी नींव रखी? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की नींव रखी, जो कालांतर में टूट गया। यह संगठन जो टूट गया और आनंद मोहन बोस ने साधारण ब्रह्म समाज की नींव रखा। याद रखिए, साधारण ब्रह्म समाज की नींव किसने रखा था? आनंद मोहन बोस ने। लेकिन ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की नींव किसने रखा था? केशव चंद्र सेन ने। और एक था ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय 1828 में। इस तरह हिस्ट्री को सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और अगला सेशन करंट अफेयर का स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं। करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर के पासपोर्ट को माना गया। यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? सिंगापुर का है। इस पासपोर्ट से जो है 192 देश में बिना वीज़ा यात्रा कर सकता है। याद रखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है साल में 4 बार अपना रिपोर्ट पेश करता है। याद रखिएगा, इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है अंतिम स्थान जो है अफगानिस्तान का है। आगे, भारत का स्थान इसमें 80वां है। याद रखिए, भारत का स्थान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा स्थान है? 80वां स्थान है। पिछले साल भारत का स्थान 85वां था। याद रखिए, पिछले साल भारत का स्थान कौन सा था? 85वां था। आगे, हम जो है यानी भारत के पासपोर्ट से जो है 75 देशों में बिना वीज़ा का घूम सकते हैं। आगे, पाकिस्तान का स्थान जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 100वां स्थान था। आगे, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 127वां है, जिसे जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाता है। याद रखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। आगे, विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126वां है। खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 126वां है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 161वां है। आगे, बोल्ड कुरुक्षेत्र और सिम्बेक्स अभ्यास जो है भारत और सिंगापुर के साथ हुआ है। याद रखिए, बोल्ड कुरुक्षेत्र और सिम्बेक्स अभ्यास किसके साथ हुआ है? भारत और सिंगापुर के साथ हुआ है। आगे, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान 4था है। ग्लोबल फायर इंडेक्स में जो है यह देखा जाता है कि किस देश का मिलिट्री फोर्स जो है कितना शक्तिशाली है। आगे, मानव विकास सूचकांक जो है UNDP द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भारत का स्थान 132वां है। इसमें इसके 3 आधार हैं। 3 आधार कौन कौन सा है? तो प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा। यानी मानव विकास सूचकांक के 3 आधार कौन कौन सी है? तो प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा, जिसमें भारत का स्थान कौन सा है? 132 में। आगे, अगला दूसरा क्वेश्चन है, तालीम टाइफून उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। याद रखिएगा, तालीम टाइफून क्या है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यह जो है दक्षिण चीन सागर में आया था। याद रखिएगा, तालीम टाइफून कहाँ आया था? दक्षिण चीन सागर में आया था। इससे जो है चीन और वियतनाम प्रभावित हुआ था। याद रखिएगा, तालीम टाइफून से कौन प्रभावित हुआ? चीन और वियतनाम प्रभावित हुआ। इसका नाम जो है फिलीपींस ने दिया था। याद रखिएगा, तालीम टाइफून का नाम किसने दिया था? फिलीपींस ने दिया था। तालीम का अर्थ होता है तेज या अत्याधुनिक। तालीम का अर्थ क्या होता है? तेज या अत्याधुनिक। अब ये फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। याद रखिएगा, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान
केंद्र कहाँ है? मनीला में। याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला में। लेकिन भारत का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक उड़ीसा में। आगे रैमन मैग्सेसे अवार्ड या एशिया का नोबेल पुरस्कार जो है मनीला से ही दिया जाता है, याद रखिएगा। आगे फिलीपींस को जो है ब्रह्मोस दिया जाएगा भारत की तरफ से, याद रखिएगा। फिलीपींस को भारत की तरफ से कौन सा मिसाइल दिया जाएगा? ब्रह्मोस दिया जाएगा। आगे मोचा चक्रवात का नाम जो है यमन ने दिया था। आगे वियतनाम को जो है INS कृपान भारत की तरफ से दिया जाएगा, याद रखिएगा। वियतनाम को क्या दिया जाएगा? INS कृपान, और फिलीपींस को ब्रह्मोस दिया जाएगा। आगे विपर जो है अरब सागर में आया था, जिसका अर्थ विपत्ति या आपदा होता है, याद रखिए। विपर जो का अर्थ क्या होता है? विपत्ति या आपदा होता है। विपर जो का नाम जो है बांग्लादेश ने दिया था, याद रखिए। विपर जो का नाम किसने दिया था? बांग्लादेश ने दिया था। आगे चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है। आगे 9 डेज लाइन जो है दक्षिण चीन सागर में है, याद रखिएगा। 9 डेज लाइन कहाँ है? दक्षिण चीन सागर में है। आगे तीसरा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस जो है 20 जुलाई को मनाया गया, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया गया है? 20 जुलाई को मनाया गया है, क्योंकि 20 जुलाई 1969 को मनुष्य ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था, याद रखिएगा, अपोलो 11 मिशन के द्वारा। आगे इसके अलावा 20 जुलाई को जो है शतरंज दिवस भी मनाया जाता है। आगे चंद्रमा पे जो है 3 व्यक्ति गए थे, जिसमें से नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो है पहला कदम रखा था, और बल एड्रीन ने जो है दूसरा कदम रखा था। लेकिन ये जो तीसरा व्यक्ति था माइकल कोनिस जो है ये पायलट थे, ये नीचे नहीं उतरा था, याद रखिएगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला कदम रखा था, बल एड्रीन ने दूसरा कदम रखा था, और माइकल कोलिन जो है ये चंद्रमा पे नहीं उतरा था, ये पायलट था। आगे आर्टेमिस मिशन द्वारा चांद पर जाने वाली पहली महिला क्रिस्टलिना कोच है, याद रखिएगा। आर्टेमिस मिशन द्वारा चांद पर जाने वाली पहला महिला कौन है? क्रिस्टलिना कोच है। आगे जो नासा द्वारा भेजा जाएगा चंद्रयान 3 जो है LBM 3 M4 रॉकेट द्वारा जो लॉन्च किया गया है, जिसे जो है बाहुबली भी कहा जाता है, जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चंद्रयान 3 जो है किसके द्वारा भेजा गया है? तो LBM 3 M4 रॉकेट के द्वारा भेजा गया है, जिसे जो है बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। कब भेजा गया? तो 14 जुलाई को 2:35 पे भेजा गया था। आगे कहाँ से? तो सतीश धवन से श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, याद रखिएगा। सतीश धवन श्रीहरिकोटा से जो है आंध्र प्रदेश से भेजा गया था। आगे चंद्रयान 1 जो है 2008 में PSLV C11 द्वारा लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। यह भी जो है सतीश धवन से ही लॉन्च किया गया था। आगे राशिद मिशन जो है UAE ने लॉन्च किया था, ये भी जो है चंद्र मिशन ही था, याद रखिएगा। राशिद मिशन का संबंध किससे है? चंद्र मिशन से है, और किस देश का है? तो UAE का है। आगे अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन अंतरिक्ष जाने वाली पहली व्यक्ति बनी थी, याद रखिएगा। क्योंकि जो है 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन अंतरिक्ष जाने वाली पहली व्यक्ति बनी थी। इन्होंने जो है वॉस्टॉक प्रथम अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी और 108 मिनट जो है अंतरिक्ष में रहकर वापस आई थी, याद रखिएगा। यूरी गागरिन ने जो है वॉस्टॉक प्रथम अंतरिक्ष यान से जो है 108 मिनट तक जो है अंतरिक्ष में रही और उसके बाद वापस आ गई थी। आगे चौथा क्वेश्चन है विंबलडन टेनिस का ग्रैंड स्लैम मेल में जो है मेल विजेता जो कार्लोस अल्कराज बना है, जो स्पेन का निवासी है। इसने जो है नोवाक जोकोविच को हराया। नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया का निवासी था। और फीमेल में जो है मार्केट वोंद्रोसोवा जीता है, जो चेक गणराज्य की थी। इसने जो है आंस जुबेर को हराया है, याद रखिएगा। मार्केट जो है वोंद्रोसोवा किसको हराया है? आंस जुबेर को हराया है। आंस जुबेर ट्यूनेशिया के निवासी थे, लेकिन मार्केट वोंद्रोसोवा कहाँ की? चेक गणराज्य की। आगे ऑस्ट्रेलिया ओपन साल का पहला ग्रैंड स्लैम है, जिसमें पुरुष विजेता जो है नोवाक जोकोविच है और महिला आर्या सबलिंका है, याद रखिएगा। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। आगे अब ये फ्रेंच ओपन जो है पुरुष विजेता नोवाक जोकोविच है और महिला विजेता ईगा स्विएटेक है। ईगा स्विएटेक कहाँ की है? पोलैंड की है, याद रखिएगा। और नोवाक जोकोविच सर्बिया की है। आगे ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन और
यूएस ओपन जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, जबकि फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन किस पे खेला जाता है? क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। और विंबलडन ओपन जो है ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। याद रखिएगा, विंबलडन ओपन किस पे खेला जाता है? ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। विंबलडन ओपन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। याद रखिएगा, विंबलडन ओपन जो है सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, जो 1827 में प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा। तो ग्रैंड स्लैम का क्रम क्या है? तो सबसे पहले जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन होता है, और सबसे अंत में यूएस ओपन होता है, जो हाल ही में 3 हो चुका है और एक जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन बचा हुआ है। आगे अब ये 5वां क्वेश्चन है, 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन चुका है। याद रखिए, दिल्ली का। हाल ही में चौथा रनवे स्टार्ट हुआ है, जिसकी शुरुआत जो है ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया ने किया है। और उड्डयन मंत्री जो हमारी ज्योति आदित्य सिंधिया जो है, उसने जो है चौथा लाइन का शुभारंभ किया है। गोवा के मोपा एयरपोर्ट का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट कर दिया गया। याद रखिएगा। चंडीगढ़ का एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया। याद रखिएगा। शिमोगा एयरपोर्ट कहाँ है? कर्नाटक में है। याद रखिएगा, शिमोगा एयरपोर्ट कहाँ है? कर्नाटक में है। आगे, इंडिगो एयरलाइंस ने हाल ही में एयरबस के साथ 500 विमान खरीदने का समझौता किया। याद रखिएगा, इंडिगो एयरलाइंस ने जो है एयरबस के साथ जो है 500 विमान खरीदने का समझौता किया है। आगे, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो है कैंपगोडा एयरपोर्ट बेंगलुरु में स्थापित किया गया। याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का स्थापना कहाँ किया गया है? कैंपगोडा एयरपोर्ट बेंगलुरु में किया गया है। 6ठा क्वेश्चन है, G20 2023 की अध्यक्षता तो भारत कर रहा है, तो याद ही होगा इसका 18वां संस्करण था। इसका थीम वसुदेव कुटुंबकम था। इसमें जो G20 का वित्तीय और केंद्रीय बैंक के गवर्नर का बैठक जो हाल ही में तीसरा हुआ है, तीसरा नंबर का, वो कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर गुजरात में हुआ। याद रखिएगा, वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की तीसरी बैठक कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर गुजरात में हुआ है। आगे, इसका पहला बैठक जो है बेंगलुरु में हुआ था। याद रखिएगा, वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर का पहला बैठक कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम भी वसुदेव कुटुंबकम था। आगे, G20 की रोजगार समूह की पहली बैठक जोधपुर में हुआ था। याद रखिएगा, G20 रोजगार समूह का पहला बैठक कहाँ हुआ था? जोधपुर में हुआ था। आगे, G20 की पर्यटन समूह की तीसरी बैठक जम्मू कश्मीर में हुआ था। याद रखिएगा, G20 की पर्यटन समूह की तीसरी बैठक कहाँ हुई थी? जम्मू कश्मीर में हुई थी। आगे, G20 की सांस्कृतिक समूह की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो खजुराहो में। और तीसरी बैठक जो है हम्पी कर्नाटक में हुआ था। याद रखिएगा, G20 सांस्कृतिक समूह की पहली बैठक कहाँ हुई थी? खजुराहो मध्य प्रदेश में हुआ था। और तीसरी बैठक हम्पी कर्नाटक में हुआ था। आगे, शिक्षा समूह की पहली बैठक जो है चेन्नई में हुआ था। G20 की शिक्षा समूह की पहली बैठक कहाँ हुई थी? चेन्नई में हुई थी। आगे, G20 में 19 देश और यूरोपियन संघ शामिल है। याद रखिएगा, G20 में 19 देश और यूरोपियन संघ शामिल है। आगे, G20 का 19वां संस्करण यानी 2024 का जो है जिम्मेवारी कौन उठाएगा? तो ब्राज़ील। याद रखिएगा, मेज़बानी कौन करेगा? तो ब्राज़ील करेगा। G20 2024 का 19वां संस्करण का मेज़बानी कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। आगे, G20 का 18वां सत्र का अध्यक्षता मालूम ही है भारत किया है, जिसका थीम कौन है? वन अर्थ वन पॉलिसी यानी वसुदेव कुटुंबकम। आगे, G7 की अध्यक्षता कौन किया है? जापान किया है। क्वाड की अध्यक्षता किसने किया है? जापान किया है। SCO की अध्यक्षता भारत किया है। ब्रिक्स की अध्यक्षता 2023 में साउथ अफ्रीका किया है। आसियान का अध्यक्षता बाली इंडोनेशिया ने किया है। 7वां क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का स्थान तीसरा स्थान है। याद रखिएगा, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है, जिसमें जो भारत ने कुल 27 पदक जीता है, 6 गोल्ड जीता है। याद रखिएगा, 27 पदक जीता है टोटल, लेकिन इसमें 6 गोल्ड जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था। याद रखिए, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था। इसमें पहले स्थान पे कौन है? तो जापान है। दूसरे स्थान पे कौन है? चीन है। और तीसरे स्थान पे भारत है। आगे, महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किया गया था। याद रखिएगा, महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? भारत में किया गया था। इसमें भारत ने कुल 4 पदक जीता था। तो 4 पदक कौन कौन जीता? तो नीतू भंगास, स्वीटी बोरा, निखत जरीन और लवलीना बोरगोन ने जो चारों ने स्वर्ण पदक जीता था। आगे,
पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था? तो अस्थाना कजाकिस्तान में किया गया था। याद रखिएगा, पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? अस्थाना कजाकिस्तान में किया गया था। आगे, दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। याद रखिएगा, हाल ही में जो दोहा डायमंड लीग हुआ उसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता। टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान कौन सा था? 48वां था। याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान कौन सा था? 48वां था। इसमें नीरज चोपड़ा ने एक गोल्ड जीता था। याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर जो है भाला दूर फेंका था। याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कितना दूर भाला फेंका था? 87.58 मीटर भाला फेंका था। भारत ने कुल जो है 7 पदक जीता था, 1 + 2 + 4। याद रखिएगा। आगे, पीटी उषा को जो है पायोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा बनी है। याद रखिएगा, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा बनी है। पीटी उषा ने 1984 में लॉस एंजिल्स के ओलंपिक में चौथे स्थान प्राप्त किया था। याद रखिएगा, पीटी उषा ने 1984 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में जो है चौथे स्थान हासिल किया था। अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भूमि सम्मान पुरस्कार हाल ही में उड़ीसा को दिया है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भूमि सम्मान पुरस्कार किसको दिया है? उड़ीसा को दिया गया है। उड़ीसा ने भूमि रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया, इसीलिए इसे जो है ये पुरस्कार प्राप्त किया गया है। आगे, मोह सरकार अभियान का संबंध किससे है? उड़ीसा राज्य से। याद रखिएगा, मोह सरकार अभियान का संबंध किससे? उड़ीसा राज्य से है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। याद रखिएगा। आगे, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पहले स्थान किसको दिया गया था? मध्य प्रदेश को दिया गया था। याद रखिएगा, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पहला स्थान किसका था? मध्य प्रदेश का था। आगे, हाल ही में केरल ने जो है जल बजट पेश किया था। आगे, हरियाणा राज्य के पुलिस को जो है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, हरियाणा राज्य के पुलिस को जो है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया है। आगे, रज पर्व और नुआखाई महोत्सव का संबंध उड़ीसा से। याद रखिएगा, रज पर्व और नुआखाई महोत्सव का संबंध किससे है? उड़ीसा से है। आगे, उड़ीसा में जो है चिल्का झील है, जो भारत का पहला रामसर साइट है। इसी के भीतर जो है नलवाना पक्षी विहार है। याद रखिएगा। आगे, उड़ीसा में जो है भीतरकनिका है और सिमलीपाल भी उड़ीसा में है। याद रखिए, उड़ीसा में भीतरकनिका और सिमलीपाल भी उड़ीसा में है। आगे, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पहले स्थान पे कर्नाटक और अंतिम स्थान पे उत्तर प्रदेश है। याद रखिएगा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में जो है पहले स्थान पे कर्नाटक और अंतिम स्थान पे उत्तर प्रदेश है। आगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राष्ट्रपति मंडल का उल्लेख आर्टिकल 54 में है। इस चुनाव में जो है निर्वाचित MP और निर्वाचित MLA शामिल होता है। आगे, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया यानी महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख जो है आर्टिकल 61 में जिक्र है। इसमें जो है संसद के सभी MP जो है सदस्य शामिल होते हैं। MLA महाभियोग में शामिल नहीं होता है। याद रखिएगा, MLA जो है महाभियोग में शामिल नहीं होता है। आगे, 9वां क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यातक तैयारी सूचकांक में तटीय राज्य में शीर्ष स्थान पर तमिलनाडु है। याद रखिएगा, तटीय राज्य में तमिलनाडु है और लैंडलॉक राज्य में जो है हरियाणा है। याद रखिएगा, लैंडलॉक राज्य में कौन है? हरियाणा है। और तटीय में पहले स्थान पर तमिलनाडु और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। आगे, नीति आयोग की स्थापना कब किया गया? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, CEO BVR सुब्रमण्यम है। याद रखिएगा, नीति आयोग का संविधान में कहीं भी उल्लेख या जिक्र नहीं है। आगे, भारत में सर्वाधिक निर्यातक करने वाला जिला जामनगर गुजरात है। याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला कौन सा है? जामनगर गुजरात है। आगे, ई-अमृत पोर्टल जो है नीति आयोग ने शुरू किया था। इसका संबंध है इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देना। आगे, नीलगिरी ताहर योजना का संबंध तमिलनाडु से। नीलगिरी ताहर योजना का संबंध किससे है? तमिलनाडु राज्य से है। आगे, भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन यानी EPZ जो है कांडला गुजरात में शुरू हुआ। याद रखिए, भारत का पहला निर्यातक प्रसंस्करण जोन यानी EPZ जो है कांडला गुजरात में शुरू हुआ था। EPZ का पूरा नाम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। याद रखिए, EPZ का पूरा नाम क्या है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जो भारत का पहला कौन सा है? तो कांडला गुजरात है। आगे,
कांडला का नाम जो है नया कौन सा रख दिया गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रख दिया गया। आगे, भारत का पहला SEZ जो है कांडला ही है। याद रखिए SEZ का पूरा नाम क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आगे 10वां क्वेश्चन है, AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम जो है IIT मद्रास और IIM अहमदाबाद ने प्रारंभ किया है। याद रखिएगा AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो IIT मद्रास और IIM अहमदाबाद ने स्टार्ट किया। याद रखिएगा। आगे, इसको जो है धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया था। याद रखिए AI जो है AI फॉर इंडिया 2.0 का लॉन्च किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। यह क्या है? तो यह जो फ्री प्रशिक्षण कार्यक्रम है। याद रखिएगा AI फॉर इंडिया 2.0 क्या है? तो यह जो है फ्री प्रशिक्षण कार्यक्रम है। आगे, IIT मद्रास ने जंजीबार तंजानिया में अपना जो है कैंपस खोलेगा। याद रखिएगा IIT मद्रास ने जंजीबार यानी तंजानिया में जो है अपना कैंपस खोलेगा। आगे, याद रखिएगा जंजीबार को लॉन्ग आइलैंड भी कहा जाता है। इससे पहले जो है इसके पहले डायरेक्टर कौन बनेगी? प्रीति बनेगी। याद रखिए प्रीति, इसका पूरा नाम याद रखना कठिन है तो एक ही याद रखिए प्रीति। यानी जो है IIT मद्रास के जो है जंजीबार में जो कैंपस खोला जाएगा इसके प्रथम डायरेक्टर कौन बनेंगे? तो प्रीति बनेगी। आगे, NIRF रैंकिंग में IIT मद्रास पहले स्थान पे। याद रखिएगा NIRF रैंकिंग में IIT मद्रास पहले स्थान पे है। NIRF का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। याद रखिएगा NIRF का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। आगे, IIT कानपुर ने कृत्रिम वर्षा के लिए क्लाउड सीडिंग का परीक्षण किया। याद रखिएगा IIT कानपुर ने जो कृत्रिम वर्षा के लिए किसका परीक्षण किया है? क्लाउड सीडिंग का परीक्षण किया है। आगे, कृत्रिम वर्षा के लिए AGI का उपयोग किया जाता है यानी सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। आगे, AI आधारित न्यूज एंकर लीसा को जो है उड़ीसा ने लॉन्च किया था। याद रखिएगा AI आधारित न्यूज एंकर लीसा को किसने लॉन्च किया था? उड़ीसा ने लॉन्च किया था। आगे, ओपन AI कंपनी ने ChatGPT लॉन्च किया गया था, लेकिन इसी के काउंटर में गूगल ने क्या लॉन्च किया? BARGPT लॉन्च किया। आगे 11वां क्वेश्चन है, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का हाल ही में निधन हो गया। याद रखिएगा ओमान चांडी का संबंध किस राज्य से है? केरल राज्य से है। यह केरल के 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। याद रखिए केरल के जो है ये 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके थे। आगे, वर्तमान केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन है। याद रखिएगा केरल की शास्त्रीय नृत्य कौन कौन सी है? तो मोहिनीअट्टम और कथकली। याद रखिएगा केरल के जो शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम और कथकली। आगे, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धरमैया। याद रखिए सिद्धरमैया जो है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक के नए उप मुख्यमंत्री कौन है? तो DK शिव कुमार है। याद रखिए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री कौन है? DK शिव कुमार है। आगे, अगला क्वेश्चन है, तो कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत। याद रखिएगा कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो डॉक्टर मानिक शाह। याद रखिएगा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मानिक शाह। आगे, कनक रेले का संबंध मोहिनीअट्टम से था जो हाल ही में इनका निधन हो गया। याद रखिए कनक रेले का संबंध किस नृत्य डांस से था? तो मोहिनीअट्टम से था जिसका हाल ही में निधन हो गया। आगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? एकनाथ शिंदे है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है। याद रखिएगा। आगे, मेघालय के CM कौन है? कॉनरेड संगमा। याद रखिए मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? कॉनरेड संगमा है। आगे 12वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 का आयोजन जो है भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में स्टार्ट हुआ। याद रखिएगा ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के पूंछ जिला में किया गया है। याद रखिएगा। आगे, ऑपरेशन बुलंद भारत का संबंध अरुणाचल प्रदेश से। याद रखिए ऑपरेशन बुलंद भारत का संबंध किससे है? अरुणाचल प्रदेश से है। ऑपरेशन सद्भावना का संबंध किससे है? लद्दाख से है। आगे, ऑपरेशन करुणा का संबंध किससे है? म्यांमार से। याद रखिए ऑपरेशन करुणा का संबंध किससे है? म्यांमार से है। आगे, ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है? सूडान से। याद रखिए ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है? सूडान से है। आगे, जम्मू कश्मीर का इतिहास जो है राजतरंगिणी से मिलती है। याद रखिए जम्मू कश्मीर का इतिहास किससे मिलता है? राजतरंगिणी से मिलता है। आगे, अगला अंतिम क्वेश्चन है 13वां, चचिन चराई महोत्सव जो है चचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। याद रखिएगा चचिन चराई महोत्सव कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है।
जो तवांग जिला में मनाया गया है, तवांग जिला में मनाया गया है। चचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिला में मनाया गया है, जो स्थानीय चरवाह के लिए मनाया गया है। याद रखिएगा, चचिन चराई महोत्सव किसके लिए मनाया गया है? स्थानीय चरवाह के लिए मनाया गया है। आगे बोनालू फेस्टिवल का संबंध किससे है? तेलंगाना से। याद रखिए, बोनालू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। सरुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। खारची फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। याद रखिएगा। आगे फूलदे फेस्टिवल का नाम कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। याद रखिएगा, फूलदे और फूलडोल में कन्फ्यूजन होता है। तो फूलदे जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है और फूलडोल जो है राजस्थान में मनाया जाता है। याद रखिए, फूलडोल कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। इस तरह करंट का भी सेशन समाप्त होता है और सेशन को भी यहीं समाप्त करते हैं। अगर सेशन अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।